जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। तो आज 5 मार्च है और हमारे सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से एडिटोरियल्स आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हेन स्टेट ब्लॉक्स सीबीआई। सीबीआई को जब स्टेट ब्लॉक करता है, मतलब जनरल कंसेंट हटा देता है, तो उसकी वजह से क्या होता है। देन उसके बाद आएगा ड्राफ्ट डेटा एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी 2022। इसके बारे में हम देखेंगे, इसके जो फीचर्स है उसके बारे में देखेंगे, चैलेंजेस के बारे में देखेंगे। सफाई साथीज सेफ्टी नेट, जो सफाई साथीज है, जो सफाई कर्मचारी है, जो वेस्ट वर्कर्स है, वो यहाँ पर उनके लिए किस तरीके से हम बेटरमेंट ला सकते हैं, सेफ्टी नेट ला सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। देन उसके बाद वॉर क्राइम्स के बारे में देखेंगे, वॉर क्राइम क्या होता है, कैसे डिफाइन किया जाता है, इन सभी चीजों को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी दिलचस्प वीडियो होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो यहाँ पर आपके सामने एक मैप है, मैप बेस्ड एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर ये जो कंट्री है, ये कंट्री कौन सी, ये आपको बताना है। आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लिखना है, उसमें इस कंट्री का नाम, कैपिटल, करेंसी, कौन से कंट्रीज को बॉर्डर करता है, एंड उसी के साथ साथ जो भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लिख सकते हो। सभी पार्टिसिपेट कीजिए, इससे आप ही का फायदा होगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं न्यूज आर्टिकल कौन कौन से हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन में अगर हम देखते हैं तो ओबीसी वोट इन यूपी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा नो। यहाँ पर जो स्टेट ब्लॉक सीबीआई तो ये हम देखने वाले हैं। यहाँ पर क्लोजर ऑफ रशियन एयर स्पेस बिल्कुल भी नहीं। क्या फर्क पड़ रहा है, मतलब यहाँ पर ठीक है ना, हमें पता है कि भाई रशियन एयर स्पेस अगर क्लोज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, फ्लाइट्स को घूमकर जाना पड़ेगा, है ना। जो रशियन फ्लाइट्स है वो किसी का भी एयर स्पेस यूज नहीं कर सकती है, किसी भी कंट्री के ऊपर से नहीं जाएगी, वहां पर एंटर नहीं कर सकती, मतलब वहां की जो डोमेस्टिक जो भी एयरलाइंस है उनको यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान होगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी, बाकी और कुछ भी नहीं है खास। देन उसके एडिटोरियल पेज, आईडीएस पेज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर पुतिन से रिलेटेड, वॉर से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स है बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड, ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। क्लाइमेट ऑफ डिनायल, देखिए आईपीसीसी की रिपोर्ट जो है वो हमें देखने को मिली थी, और उसमें हमें देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर जो हमारे मतलब जो भी नेता लोग हैं वो इसको डिनाई कर रहे हैं या फिर इस पर काम नहीं कर रही है गवर्नमेंट। ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की जा रही है, जो हमने ऑलरेडी इसके फीचर्स देखे हुए कि आईपीसीसी रिपोर्ट में बेसिकली बोला क्या जा रहा है। इसलिए अगेन एंड अगेन वही चीजें देखना, इसमें कोई मतलब नहीं बनता है। और डेटा नॉट फॉर सेल, वही जो हम अभी ड्राफ्ट बिल देखने वाले हैं। देन यहाँ पर व्हील्स ऑफ स्वच्छ भारत, जो वर्कर्स हैं उनके बारे में, सेफ्टी नेट्स के बारे में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो इस तरीके से हमें न्यूज देखने को मिल रही है। अब शुरू करने से पहले एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफी ज्यादा फायदा दिला सकते हैं। यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज जीएस 1 2 3 4 सभी देखने को मिलेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, मतलब मोर देन 20 कोर्सेज जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, लोवेस्ट प्राइसेस में। आप डेमो लेक्चर देख सकते हो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। डाउनलोड करो अभी एमएम अकेडमी ऐप। तो आइए यहाँ पर सबसे पहला जो आर्टिकल है देखते हैं कि व्हेन स्टेट ब्लॉक्स सीबीआई। अभी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो वीडियोस है अगर आपको पसंद आते हैं तो आप शेयर जरूर कीजिए। क्या होगा कि शेयर अगर आप करोगे तो अच्छा लगेगा, मोटिवेशन फील होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने ग्रुप्स में, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर। उसी के साथ साथ लाइक कमेंट भी ज़रूर कीजिए, जिससे कि क्या होता है, कमेंट्स पढ़कर पता चलता है कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। खैर, तो चलिए यहाँ पर जो सीबीआई है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो मेघालय जो है उसने बेसिकली अपना कंसेंट, जनरल कंसेंट जो उसको विड्रॉ कर दिया है सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है, तो अब ये 9th स्टेट यहाँ पर बनता है पूरे कंट्री का जिसने ये जो स्टेप है ये उठाया है और अपना जनरल कंसेंट जो है वो हटा दिया है। अब इसकी वजह से क्या होता है, तो उसको समझने के लिए हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन देखना पड़ेगा। इसका जवाब आपको यहाँ पर ये आर्टिकल खत्म होने के बाद आप दे सकते हो, या फिर अभी अगर आपको पता है तो अभी भी दे सकते हो, क्योंकि अगर आपने पॉलिटी के लेक्चर्स देखे हैं तो यहाँ पर आप इजीली इसका जवाब दे पाओगे। तो कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं सीबीआई के बारे में, आपको इसका सही जवाब बताना है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज एग्जम्प्ट फ्रॉम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई से एग्जम्प्ट किया गया है। दूसरा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये पार्ट है यूनियन सब्जेक्ट का एंड नॉट स्टेट और कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स।
मतलब यहाँ पर जो लिस्ट दी हुई है हमारे 7 शेड्यूल में, तो उसमें यूनियन लिस्ट में देखने को मिलता है, स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट में इसका मैटर नहीं आता है। तो सही जवाब कौन सा है ये आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अभी देखिए यहाँ पर जब बात की जा रही है कि जनरल कंसेंट हटा दिया गया है मेघालय ने, तो यहाँ पर जनरल कंसेंट है क्या, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। तो देखिए सीबीआई जो है वो गवर्न किया जाता है दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत। अब ये एक्ट जो है ये क्या बताता है कि यहाँ पर जो कंसेंट है स्टेट गवर्नमेंट का, ये मैंडेटरीली यहाँ पर ऑब्टेन करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन जो है उस राज्य में, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन उस राज्य में शुरू करने से पहले। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर साफ साफ है कि भाई यहाँ पर अगर समझ लीजिए यहाँ पर कोई एक स्टेट है, फॉर एग्जांपल केरला है, अगर केरला में यहाँ पर सीबीआई को कोई केस जो है वो यहाँ पर शुरू करना है, तो शुरू करने से पहले, इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले यहाँ पर जो केरला गवर्नमेंट है उनसे सीबीआई ऑफिसर को परमिशन लेनी पड़ेगी, यहाँ पर कंसेंट जो है वो लेना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले। ठीक है, अब यहाँ पर अगर किसी राज्य ने जनरल कंसेंट दिया हुआ है, जनरल कंसेंट दिया हुआ है, तो उस सिलसिले में यहाँ पर हर केस के लिए जो परमिशन है वो मांगने की जरूरत नहीं है। अगर जनरल कंसेंट नहीं है तो हर केस के पहले, जो भी केस इन्वेस्टिगेट किया जाना है उसके पहले परमिशन लेना यहाँ पर जरूरी है। मगर अगर जनरल कंसेंट किसी स्टेट ने दिया हुआ है तो उस समय पर यहाँ पर परमिशन जो है हर केस में लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जो सुप्रीम कोर्ट है उनको ऐसा लगता है कि नहीं भाई ये जो केस है ये सीबीआई के पास जाना चाहिए, तो जनरल कंसेंट वो नहीं हो, वो जो केस है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं। यही हमें सुशांत सिंह राजपूत जो है उनके केस में देखने को मिला था। तो ये यहाँ पर चीज जो है काफी इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सीबीआई के पोजीशन की, तो यहाँ पर देखिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है एनआईए, उसके कंपैरेटिवली यहाँ पर थोड़ी अलग है। एनआईए अगर आप देखोगे तो एनआईए एक्ट 2008 के तहत ये गवर्न किया जाता है और इसका ज्यूरिडिक्शन जो है ये अक्रॉस द कंट्री है, मतलब यहाँ पर किसी स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये सीधा घुसकर सीधी जो है इन्वेस्टिगेशन जो भी इनको करना है वो सीधे तरीके से यहाँ पर शुरू कर सकते हैं, लेकिन सीबीआई का ऐसा नहीं है ना। अब यहाँ पर जनरल कंसेंट को और थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं। तो जनरल कंसेंट जो है नॉर्मली दिया जाता है स्टेट्स के द्वारा। क्यों दिया जाता है कि भाई देखो तुम लोग गवर्नमेंट के लोग हो, है ना, इसलिए तुम कोई फालतू की चीजें तो करोगे नहीं, तुम्हारे पास बहुत ऑलरेडी काम है, तुम ऐसी हमारे स्टेट में आके ऐसी जो है लोगों से पूछताछ इन्वेस्टिगेशन जो है रैंडमली शुरू नहीं कर दोगे। अगर कोई क्राइम हो रहा है तभी जाकर आप यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करोगे। इसलिए क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीमलेसली हो जाए, बिना किसी प्रॉब्लम की हो जाए। क्योंकि क्या होता है जब परमिशन लेते हैं किसी राज्य से, तो परमिशन हो सकता है कि बहुत दिनों तक चल रही हो, उसका परमिशन मिली ना हो, पेंडिंग चल रही हो, और उसी दौरान जो वहां पर इंसान है वो तो भाग भी गया हो देश छोड़ के, ऐसा भी। इसलिए क्या है, सीमलेसली यहाँ पर जो परमिशन है वो ना लेनी पड़े, सीमलेसली यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल जाए, इसलिए जो गवर्नमेंट होती है वो यहाँ पर जनरल कंसेंट जो है वो दे देती है। मगर यहाँ पर जो जनरल कंसेंट अगर नहीं दिया जा रहा है तो फिर आपको हर वक्त परमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी। मतलब कंसेंट बाय डिफॉल्ट इन द अब्सेंस ऑफ विच सीबीआई जो है उनको अप्लाई करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट हर केस के लिए। स्मॉल स्मॉल एक्शंस जो है वो लेने से भी पहले उनको पूछना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किस स्टेट ने रिमूव किया, तो सबसे पहला स्टेट जो था जिसने रिमूव किया था वो था मिजोरम 2015 में। तो क्या होता है, कभी कभार यहाँ पर आपको मिजोरम जो है वो देखने को मिलेगा। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ये अक्सर क्या होता है कि हमें नहीं पता होता है, या फिर हम जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उन पर इतनी नज़र नहीं डालते हैं, उनके कैपिटल्स पर नज़र नहीं डालते हैं। तो यहाँ पर आपको जो कैपिटल्स है वो भी पता रहने चाहिए, जितने भी स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। जैसे कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हमें देखने को मिलता है ईटानगर, यहाँ पर आसाम है दिसपुर, मेघालय है शिलोंग, यहाँ पर मेघालय ने अभी रिमूव किया है। देन उसके बाद नागालैंड, कोहिमा, मणिपुर, इम्फाल एंड यहाँ पर मिजोरम एज वेल। तो ये हमें देखने को मिलते हैं। बाकी भी अगर आपको कैपिटल देखना है उत्तर प्रदेश, लखनऊ, राजस्थान, जयपुर, गुजरात, गांधीनगर, तो इस तरीके से आप स्टेट जो है वो यहाँ पर देख सकते हो। तो पहला स्टेट कौन सा था, ऐसे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, तो वो है मिजोरम 2015 में। अभी देखिए इसका मतलब क्या है, सीबीआई ऑफिसर जो है वो सभी पावर यहाँ पर खो देंगे। अगर यहाँ पर जनरल कंसेंट हटा दिया गया है तो जो सीबीआई ऑफिसर्स है वो अपनी सभी पावर्स यहाँ पर खो देंगे पुलिस ऑफिसर की, जैसे ही उस राज्य में वो एंटर करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो मिजोरम है उन्होंने यहाँ पर हटा दिया था,
तो अगर कोई सीबीआई ऑफिसर है, अगर वो यहाँ पर मिजोरम की बाउंड्री में एंटर करते हैं तो वो पुलिस के जो अधिकार है उनको सभी के सभी वो गवा देंगे। इन्वेस्टिगेशन कब शुरू करते हैं? अगर उनके पास पुलिस के अधिकार है, लेकिन वो राज्य में एंटर करे बराबर पुलिस के अधिकार उनसे ले लिए जाएंगे, मतलब वो रहेंगे ही नहीं। तो इसलिए वो किसी भी इंसान के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू नहीं कर सकते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है? तो अब यहाँ पर प्रीवियस केसेस अगर हम देखते हैं तो इट रिटेन दी पावर टू इन्वेस्टिगेट केसेस, मतलब जो प्रीवियस केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो समझ लीजिए मेघालय है, मेघालय में एक ऑलरेडी केस जो है वो चल रहा है, ठीक है। एंड अब जाकर मतलब 2019 का वो केस चल रहा है जिसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब 2022 में यहाँ पर जो जनरल कंसेंट है उसको हटा दिया गया है कि भाई जनरल कंसेंट नहीं है। तो इस केस का क्या होगा? क्या आप यहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन करने में यहाँ पर परमिशन लेनी पड़ेगी? जी नहीं, यहाँ पर अब परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। बेसिकली क्या है, जो पावर है इन्वेस्टिगेट करने का वो रिटेन करेंगे अगर यहाँ पर जब से जनरल कंसेंट हटाया गया उसके पहले का अगर कोई केस है तो। मतलब ये केस जो है नॉर्मली जो है वो चलता रहेगा, जनरल कंसेंट है इसी हिसाब से, ठीक है। मतलब रेट्रोस्पेक्टिव जो है वो यहाँ पर लागू नहीं होता है। अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, एक जजमेंट आया है हाई कोर्ट का। तो कलकत्ता हाई कोर्ट जो उसने रिसेंटली यहाँ पर रूल किया है इलीगल कोल माइनिंग कैटल स्मगलिंग जो है इस केस में बेसिकली यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है बाय द सीबीआई, दैट सेंट्रल एजेंसी जो है, जो सेंट्रल एजेंसी सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई सेंट्रल एजेंसी है, तो उनको रोका नहीं जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज है, अगर वो किसी राज्य में है, ठीक है, समझ लीजिए अगर कोई सेंट्रल एम्प्लॉय है, अगर वो महाराष्ट्र में है, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर वो मणिपुर में है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर वो मेघालय में है, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर वो हरियाणा में है, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो केरला में है, तो उनको रोका नहीं जा सकता है। ऑर्डर हैज बीन चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। ये जो ऑर्डर है इसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में कि ऐसे कैसे, जनरल कंसेंट अगर नहीं है तो फिर ये एंटर किए बराबर ही इनके तो अधिकार है वो तो चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा ये बोला गया है कि ना 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 ना, यहाँ पर उनको अधिकार रहेगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज जो है वो यहाँ पर शामिल है किसी भी करप्शन केस में, तो यहाँ पर वो किसी भी अगर राज्य में हो तो उन पर इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। क्यों? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है उन पर कार्यवाही करने के लिए उनको राज्यों की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हालांकि सुप्रीम कोर्ट में है, तो जब तक ये सुप्रीम कोर्ट में तब तक ये वाली जो चीज है यहाँ पर लागू रहेगी, है ना। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। अब दूसरी चीज जो यहाँ पर आती है वो ये है कि जो कंसेंट है उसकी जरूरत नहीं होती है अगर रेड हैंडेडली किसी को करप्शन करते हुए पकड़ा गया है। तो अगर ब्राइब लेते हुए रेड हैंडेडली मतलब सीधा रंगे हाथों अगर किसी को पकड़ा गया है तो फिर वहां पर कंसेंट वंसेंट की उसकी जरूरत नहीं होती है, सीधा घसीट के जो है वो ले जाया जा सकता है। तो ये कुछ चीजें आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए जनरल कंसेंट के बारे में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इस पर आते हैं, ड्राफ्ट डेटा एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी 2022 के ऊपर। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट जो है बहुत ही जल्द जो डेटा है उसको से हमारा जो डेटा है गवर्नमेंट के पास बहुत सारा है, आधार की वजह से बोलिए, है ना, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है तो गवर्नमेंट के पास अच्छा खासा हमारा जो डेटा है वो उनके पास अवेलेबल है। अब सोचिए कि गवर्नमेंट अगर ये डेटा सेल करने लग जाए, क्योंकि आगे बोला गया है ना कि भाई जो संपत्ति है वो बेसिकली अब डेटा है, डेटा जो है वही रियल जो पैसा है वो हमको दिला के देगा। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा, तो पैसे के लिए क्या है, एक स्कीम लेकर आए क्या कि भाई अब डेटा बेच देंगे, मतलब पैसा ही पैसा होगा वो जो है ना उस तरीके का। तो बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट जो है बहुत ही जल्द यहाँ पर डेटा जो है वो सेल करेगी बेस्ड ऑन द प्रपोज्ड पॉलिसी जो यहाँ पर रिलीज की गई है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिसको टाइटल दिया गया है ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी 2022। अब इसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं। अभी देखिए बेसिकली क्या है, पॉलिसी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर मेंशन किया गया है ड्राफ्ट में, ये प्राइमरली कमर्शियल है नेचर में। कमर्शियल क्यों? क्योंकि जब भी सेल आ रहा है, जब भी कुछ चीज बेची जा रही है, बेचने में प्रॉफिट आता है, मतलब क्या है, कमर्शियलाइजेशन आता है ना। ये एम करता है कि यहाँ पर इंडिया की एबिलिटी जो है पब्लिक सेक्टर डेटा इसको हार्नेस करने की, इसको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म किया जाए कि यार हमारे पास इतना डेटा अवेलेबल है, ये इंसान राम श्याम घनश्याम सभी जो है इन लोगों के हमारे पास डेटा अवेलेबल है, तो ये जो डेटा है क्यों ना हम दूसरे को दे अगर वो हमको उसके बदले में पैसा दे रहा है। तो ये चीज यहाँ पर गवर्नमेंट के दिमाग में आई और यहाँ पर एक स्कीम जो है यहाँ पर लेकर आ गए।
अभी देखिए बेसिकली क्यों लाया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंक्रीज डेटा। यहाँ पर जनरेशन ऑफ सिटीजन्स डेटा जो है ये यहाँ पर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ है और इंक्रीज होने वाला है ना। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बेसिकली जो डिजिटलाइजेशन इंडिया ने लाया हुआ है उसकी वजह से हर चीज डिजिटली अवेलेबल है, भले वो कोई भी चीज हो। मेरी सारी इंफॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, इंक्लूडिंग मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ, सारी चीजें यहाँ पर गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है। डाटा एक्सप्लॉयटेशन जो है उसके बेनिफिट्स यहाँ पर नेशनल इकोनॉमिक सर्वे 2019 ने नोट किया है, ये कमर्शियल बेनिफिट जो है गवर्नमेंट डेटा एक्सप्लॉयटेशन की ये भी काफी ज्यादा है। मतलब प्राइवेट सेक्टर जो है उनको यहाँ पर एक्सेस जो है दिया जा सकता है डेटाबेस का कमर्शियल यूज के लिए, कि भाई उसके बदले में पैसा तो हम तुमको यहाँ पर डेटा देते हैं। जो प्राइवेट है उनको तो ये डेटा ही चाहिए ना, इतना डेटा उनको अगर मिल जाएगा तो सोचिए फिर यहाँ पर कितनी जबरदस्त स्कीम्स वो लेकर आ सकते हैं जो प्राइवेट सेक्टर है। अब्सेंस ऑफ पॉलिसी, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो डेटा शेयरिंग एंड यूज है उसके बारे में कोई भी पॉलिसी हमें देखने को नहीं मिलती है, पॉलिसी मॉनिटरिंग जो है वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है। डेटा शेयरिंग एफर्ट जो है उसमें हमें एनफोर्समेंट में अब्सेंस जो है वो देखने को मिलता है। और हाई वैल्यू डेटा जो है उसको अनलॉक करना, बेसिकली अनलॉक द हाई वैल्यू ऑफ डेटा अक्रॉस द इकोनॉमी। यहाँ पर गवर्नेंस स्ट्रेटेजी जो है, गवर्नमेंट डेटा जो इंटरऑपरेबिलिटी है ना, जो स्किल्स है, कल्चर है, ये सबको यहाँ पर लेकर आना। तो बेसिकली ये यहाँ पर रीजन है ये जो ड्राफ्ट है ये लेकर आने का। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें जो प्रपोजल है उसमें क्या बोला गया है कि इंडिया डेटा ऑफिस जो है वो यहाँ पर लाया जाएगा। डॉक्यूमेंट प्रपोज करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया डेटा ऑफिस, जिससे कि यहाँ पर जो डेटा एक्सेस है उसको यूनिफाई किया जाएगा, स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, जो गवर्नमेंट और बाकी स्टेक होल्डर्स है उनमें शेयर जो है वो भी किया जाएगा, डेटा शेयर होगा। एक फ्रेमवर्क जो है हाई वैल्यू डेटा सेट्स ये यहाँ पर डिफाइन किया जाएगा। अब देखिए हाई वैल्यू डेटा सेट ये जो आप टर्मिनोलॉजी याद रखो, डेटा स्टैंडर्ड जो उसको फाइनलाइज करना कि किस तरीके का डेटा हमें पोर्ट्रे करना है, किस तरीके का डेटा देना है ना। हर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जो है डेटा मैनेजमेंट यूनिट जो है वो यहाँ पर रहने चाहिए। मतलब सबसे पहले तो इंडिया डेटा ऑफिस रहना चाहिए, उसमें हर जगह पर हर डिपार्टमेंट में डेटा मैनेजमेंट यूनिट्स रहने चाहिए जिससे कि डेटा मैनेज किया जा सके। और इसको हेड कौन करेगा, इसको हेड करेगा चीफ डेटा ऑफिसर, जो क्लोजली यहाँ पर काम करेगा इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर कवरेज, ऑल डेटा एंड इंफॉर्मेशन जनरेटेड, क्रिएटेड, कलेक्टेड, स्टोर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कवर्ड बाय द पॉलिसी। यहाँ पर जो भी यहाँ पर डेटा स्टोर किया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है, उसको यहाँ पर पॉलिसी के तहत ही रखा जाएगा, है ना। और यही जो चीज़ है स्टेट गवर्नमेंट भी अडॉप्ट करेगी। रिस्ट्रिक्टेड डेटा, जो गवर्नमेंट डेटा है ये ओपन या शेयरेबल रहेगा अनलेस वो नेगेटिव लिस्ट ऑफ डेटा सेट में ना आए। अगर कोई डेटा नेगेटिव सेट में आता है तो उसको यहाँ पर शेयर नहीं किया जाएगा। नेगेटिव लिस्ट ऑफ डेटाबेस जो है दैट वोंट बी शेयर्ड एंड रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस शेयर्ड ओनली विद ट्रस्टेड यूजर्स। तो ऐसा हो सकता है ना कि भाई कोई मेरा डेटा जो है बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट है वो शेयर ना हो, तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में आएगा। डेटा टूल किट, जो मिनिस्ट्रीज है, डिपार्टमेंट है, डेटा शेयरिंग टूल किट उनको मिलेगा जिससे कि उनको पता रहे कि भाई यहाँ पर रिस्क क्या है, कौन सा डेटा शेयर करना है, किस हद तक शेयर करना है, कितना शेयर करना है, पब्लिकेशन कौन से रहेंगे, ये सारी जो चीज़ें हैं उसमें यहाँ पर लिखा रहेगा। तो ये यहाँ पर प्रपोजल जो है वो दिए गए हैं। अभी देखिए इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ इश्यूज भी आते हैं, जैसे कि सबसे पहला इशू तो आता है भाई प्राइवेसी का। हम इतना रगड़ रहे हैं कि प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है। ऐसे सिनारियो में हमारा डेटा गवर्नमेंट बेच रही है, ये कहाँ की बात हो गई भाई, है ना। ये मतलब कितने तेजस्वी लोग हैं, कैसे यहाँ पर ये हो सकता है कि हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर बेचेंगे। इसी चीज पर फेसबुक जो उस पर ये लगाया गया था, है ना। तो ये प्राइवेसी जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू आता है। देन अदर ट्रांसपेरेंसी, कि भाई कौन सा डेटा, अब ठीक है बोला जा रहा है कि आपका जो पर्सनल डेटा है, जो प्राइवेट डेटा है वो हम शेयर नहीं करेंगे, हाई वैल्यू डेटा जो है वो हम शेयर नहीं करेंगे, लेकिन किसको पता, कहाँ से पता कि मेरा डेटा जो है वो शेयर भी हो गया, पता भी नहीं चल रहा है। ये यहाँ पर प्रॉब्लम आता है। फेडरलिज्म, जो स्टेट गवर्नमेंट से उनको भी यहाँ पर ये बोला गया है, वो किस तरीके से काम करेंगे, वो किस हद तक डेटा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ठीक है वो हाई पावर डेटा शेयर नहीं करेगी, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका क्या भरोसा, वो तो कोई भी डाटा शेयर कर देंगे। देन लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन डेफिनेशन ऑफ की कॉन्सेप्ट, जैसे कि हाई वैल्यू डेटाबेस है, ये हाई वैल्यू डेटाबेस जो उसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज हाई वैल्यू डेटाबेस, कौन सा है, कौन सा क्या तय करेगा। मेरे हिसाब से जो है मेरा नाम भी हाई वैल्यू डेटाबेस है, ये भी शेयर नहीं होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड इसमें रहना चाहिए। तो गवर्नमेंट के हिसाब से वो कौन सा रहेगा तो क्लियरली डिफाइंड नहीं है। दूसरा यहाँ पर रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव जो है उसको यहाँ पर देखना। भाई रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव मतलब समझ लीजिए कि गवर्नमेंट का डेटा, ठीक है,
बहुत बड़ी ध्यान से देखिए ये चीज़ आप। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये है व्यक्ति, ये इंडियन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये गवर्नमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो व्यक्ति है इसने टैक्स दिया, ठीक है, गवर्नमेंट को, इससे गवर्नमेंट को पैसा मिला, इसी के थ्रू यहाँ पर गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम लेकर आए जिसके तहत अब ये जो व्यक्ति है इसको इसका इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करनी है, ठीक है। इंफॉर्मेशन इसने क्या की, गवर्नमेंट को दे दी। अब ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये इंफॉर्मेशन किसी प्राइवेट व्यक्ति को बेच रही है और उसके बदले में ये उनको पैसा दे रहा है। मतलब कि गवर्नमेंट देखिए इससे भी पैसा ले रही है, इससे भी पैसा ले रही है। मतलब ये व्यक्ति अपनी इंफॉर्मेशन देने के लिए टैक्स भर के पैसा दे रहा है, अपनी इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, और गवर्नमेंट जो है वही इंफॉर्मेशन इसको देके इससे भी पैसा ले रही है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो रहा है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये जो पैसा है इसके लिए भी यहाँ पर परमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी, यहाँ पर वोटिंग जो है वो करनी पड़ेगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अभी तक क्लैरिटी इस पर नहीं आई है, तो यही यहाँ पर क्रिटिसिज्म इश्यूज जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। खैर चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, जो है सफाई साथी सेफ्टी नेट। अभी यहाँ पर क्या है, जो सफाई साथी है, जो यहाँ पर जो वेस्ट कलेक्टर वर्कर्स है, वो बेसिकली क्या है कि मस्ट बी यहाँ पर उनके लिए जो है, ये यहाँ पर जो शॉक है उसके अगेंस्ट में उनके लिए यहाँ पर एक फर्म जो पॉलिसीज है वो लानी पड़ेगी। जो एक्सेस है सोशल प्रोटेक्शन का, क्योंकि सोशल प्रोटेक्शन उनको नहीं मिल पाता है। सोशल प्रोटेक्शन क्या है, जब तबीयत खराब हो रही है तो भाई दवा खाने के लिए ये हो जाए, पैसे मिल जाए। तो सोशल से प्रोटेक्शन जो है कि भाई अगर लॉकडाउन लग रहा है तो सही तरीके से अनाज मिल जाए, फ्री में अनाज मिले, ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर एक्सपांड करना पड़ेगा। जो अपॉर्चुनिटीज़ है सेफ, सस्टेनेबल एंड डिग्निफाइड लाइवलीहुड के लिए, क्योंकि हमारा आर्टिकल 21 बोलता है कि हर इंसान को डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है, तो वो यहाँ पर क्रिएट होनी चाहिए, उसके लिए भी अपॉर्चुनिटीज इन लोगों के लिए भी। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या उनको नहीं मिल रही है, क्या ये अपॉर्चुनिटीज सभी के सभी नहीं मिल रही है? तो देखिए इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया 65 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट जनरेट करता है हर साल। समझ रहे हो आप कितना बड़ा वेस्ट है ये? मतलब 4 मिलियन वेस्ट पिकर जो है उनके लिए ये घर है। 4 मिलियन 40 लाख वेस्ट पिकर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो वेस्ट उठाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर इनको हम कचरा वाले बोलते हैं, लेकिन कचरा वाले ये नहीं है, कचरे वाले हम हैं, क्योंकि हम कचरा फैला रहे हैं, वो तो कचरा उठा रहे हैं, है ना। तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अभी यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो प्रीडोमिनेटली इसमें विमेन जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती है, जो यहाँ पर काम करती है वेरियस इंडियन सिटीज में। अब यहाँ पर इश्यूज कौन कौन से हैं? तो पहला इशू तो हमें देखने को मिलता है, गवर्नमेंट ने जब अनाउंस किए थे मेजर्स पेंडेमिक के दौरान कि भाई यहाँ पर फ्रंटलाइन वर्कर को सपोर्ट किया जाएगा, उनको अनाज दिया जाएगा, वेरियस जो मेजर्स दिए गए थे वो यहाँ पर वेस्ट पिकर कम्युनिटी जो है उन तक नहीं पहुँच पाए, उनके लिए ये थे ही नहीं। मतलब गवर्नमेंट ने इन लोगों को उस चीज़ में शामिल नहीं किया था। देन उसके बाद यहाँ पर जो वेस्ट है वो उठाने के लिए ये जाते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे हजार्डस वेस्ट भी हमें देखने को मिलते हैं, है ना। मास्क बोलिए, सूट्स बोलिए, प्लास्टिक फेस शील्ड्स बोलिए, ये सब वो इस्तेमाल करते हैं। मतलब पोटेंशियल यहाँ पर थ्रेट में वो काम कर रहे हैं, काफ़ी वल्नरेबल है। तो यहाँ पर मल्टीपल वर्नेबिलिटीज जो है वो वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। लो या अनसर्टन इनकम बोलिए, मतलब एक तो हेल्थ से रिलेटेड भी इनको इश्यूज आते ही है, हेल्थ के लिए भी काफ़ी वल्नरेबल है। दूसरा पैसों के मामले में, सोशल सिक्योरिटी के मामले में भी काफ़ी वल्नरेबल है कि यहाँ पर लिमिटेड एक्सेस है गवर्नमेंट स्कीम्स का, हेल्थ रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, सोशल एक्सक्लूजन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि कोई भी उनसे बात नहीं करता है, कोई भी उनके करीब नहीं जाता है कि यार नहीं नहीं तुम तो वेस्ट उठाते हो, है ना, कर तो तुम ही रहे हो खराब, उसको वेस्ट तो तुम ही फैला रहे हो, वो तो बेचारा तुम्हारा वेस्ट उठा रहे हैं। तो ये सोशल जो है वो पर्सपेक्टिव से उनको निकाल देते हैं। तो ये सारा मतलब मेंटल टॉर्चर, ये सारी चीज़ों से वो लोग गुजरते हैं। लेस देन 5% जो यहाँ पर सर्वे किया गया है, जो यहाँ पर ऑथर है उनके इसमें सर्वे किया गया है, तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है लेस देन 5% उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है। मतलब समझ लीजिए कि अगर 100 लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं तो 5 लोगों के पास ही सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस है, बाकी जो 95 लोग हैं उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। और वल्नरेबल कितने ज्यादा है वो हेल्थ जो इफेक्ट है वो होने के। सफाई साथी बैंक अकाउंट अगर हम देखते हैं तो 20% जो है वो लिंक्ड है जनधन योजना से, जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जो भी फैसिलिटी जनधन में मिलती है वो सबके लिए सिर्फ 20% लोग जो है वही यहाँ पर लायबल है। अब यहाँ पर जो सोल्यूशन है कि क्या हम यहाँ पर कर सकते हैं, तो सबसे पहली चीज देखिए, सॉल्यूशन के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई इनका डेटा जो है वो सही तरीके से कलेक्ट किया जाए कि कितने लोग हैं,
किस तरफ काम कर रहे हैं, ये सारा हमारे पास सबसे पहले डेटा रहना चाहिए। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं इनको डाइवर्सिफाइड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिंक्ड लाइवलीहुड्स में ले जा सकते हैं, जैसे कि ड्राई वेस्ट सेंटर्स मैनेजर्स। यहाँ पर ड्राई वेस्ट सेंटर्स मैनेजर जो है वो यहाँ पर इनको बना सकते हैं। जो मशीन ऑपरेटर्स है उनको यहाँ पर बना सकते हैं, जिससे क्या होगा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है उसको हम ब्रॉडन करेंगे। ये जो वर्कर्स हैं इनको भी हम यहाँ पर हम प्रॉपर जो वो इज्जत डिजर्व करते हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। वेस्ट स्पीकर कोऑपरेटिव्स जो है उनको स्ट्रेंथन किया जा सकता है। क्या है कि कोऑपरेटिव्स जो है वो अपनी हक की लड़ाई लड़ते हैं, बेसिकली एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट होता है। समझ लीजिए कि अभी गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लेकर आए लेकिन इन लोगों को उसमें शामिल नहीं किया गया, तो ये जो कोऑपरेटिव्स है ये गवर्नमेंट के साथ लड़ेगी कि हमको क्यों नहीं शामिल किया गया है। तो यहाँ पर वेस्ट स्पीकर कोऑपरेटिव्स जो है उनको स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, ठीक है, जिससे कि बार्गेनिंग पावर जो है यहाँ पर बढ़ जाए गवर्नमेंट के साथ। दूसरी चीज यहाँ पर हमें देखने को मिलती है वेलफेयर फ्रेमवर्क जो है वो डिजाइन किया जाना चाहिए सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स के साथ, ठीक है। पॉलिसी प्रायोरिटी पर रखना चाहिए उनको कि भाई हाँ ठीक है हम भी आपके लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर वर्कर जो है उन तक पहुँचना चाहिए, गवर्नमेंट स्कीम्स में उनका एनरोलमेंट करना चाहिए। जो पेपर वर्क होता है उसको मिनिमाइज करना चाहिए क्योंकि पेपर वर्क वो कर ही नहीं पाते हैं, है ना। बहुत सारी इलिटरेसी जो है हमें देखने को मिलती है जिसकी वजह से पेपर वर्क होता है तो वो कर नहीं पाते, जिसकी वजह से स्कीम जो उससे भी वो बाहर हो जाते हैं। तो ग्रेटर अवेयरनेस जो है वो भी यहाँ पर फैलाना चाहिए, जिससे क्या है कि जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होते हैं उसका फायदा वो लोग उठा सके। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फाइनली इंडिया जो है डिटरमाइंड स्ट्राइड टुवर्ड्स रियलाइजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है इसकी वजह से यहाँ पर अल्टरनेट टेक्नोलॉजी लेड जो यहाँ पर मॉडल है वो यहाँ पर लिया जाना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर हजार्डस वर्क जो होता है जो मैन्युअली लोग करते हैं जिससे कि उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, उसके लिए हम टेक्नोलॉजी का जो है वो इस्तेमाल करें, जिससे क्या है कि उनकी हेल्थ पर यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम यहाँ पर कर सकते हैं इनके लिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट इस पर आते हैं, इसमें हम बात करने वाले हैं वॉर क्राइम के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडियन एक्सप्रेस का ही एक आर्टिकल है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ वॉर क्राइम। अब क्यों न्यूज में है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया इनका वॉर हमें देखने को मिल रहा है। यूक्रेन रशिया आर ऑन दी वॉर। तो अब यहाँ पर जो वॉर है रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इन्होंने अनाउंस किया कि ये इन्वेस्टिगेशन ओपन करेंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी जो है उसने यहाँ पर अनाउंस किया कि वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ओपन करेंगे पॉसिबल वॉर क्राइम कमिटेड बाय रशिया इन यूक्रेन। जो भी वॉर क्राइम यहाँ पर किया गया है रशिया के द्वारा यूक्रेन में तो वो यहाँ पर देखेंगे। स्पेसिफिक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है फॉर वॉर क्राइम्स वो यहाँ पर देखा जाएगा, है ना। कुछ स्पेसिफिक दिए गए हैं कि भाई यहाँ पर वॉर क्राइम जो है वो ये हम बोलते हैं। तो अब डेफिनेशन क्या है वॉर क्राइम की, क्या है वॉर क्राइम। तो देखिए वॉर क्राइम अगर आप देखोगे तो डिफाइन किया जाता है सीरियस वायलेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन लॉज ड्यूरिंग अ कॉन्फ्लिक्ट। जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जैसे अभी अगर हम देखते हैं तो रशिया जो है वो इन्वेड कर रहा है यूक्रेन पर। मैप में मैंने आपको कई बार वो चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। तो यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन लॉज है उसका वायलेशन हो रहा है, कई सारे सिविलियंस मारे जा रहे हैं। इंडियन जो है उसकी भी एक मौत हमें देखने को मिली है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो हो रही है, मतलब बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन लॉज जो है उसका वायलेशन हो रहा है। डेफिनेशन स्टैब्लिश की गई बाय रोम स्टैट्यू ऑफ आईसीसी, डिराइव होता है फ्रॉम 1949 जेनेवा कन्वेंशन। अब ये जेनेवा कन्वेंशन क्या है, आईसीसी क्या है, वो हम आगे देखेंगे। ये बेस्ड है आइडिया दैट इंडिविजुअल जो है उसको हेल्ड किया जा सकता है लायबल, कोई भी अगर वो एक्शन लेता है, कोई भी एक्शन ऐसी लेता है जिससे ह्यूमैनिटेरियन लॉ का वायलेशन हो। अगर हॉस्टेज ले लिया जाए, अगर विलफुल किलिंग्स की जाए, लोगों की जो सिविलियंस है उनकी विलफुल अगर जानबूझकर उनको मारा जाए, टॉर्चर किया जाए, इन ह्यूमन ट्रीटमेंट जो है वो दिए जाए प्रिजनर्स ऑफ वॉर की। प्रिजनर्स ऑफ वॉर कौन होते हैं, अब यहाँ पर यूक्रेन के जो सोल्जर्स है वो भी लड़ रहे हैं, रशिया के सोल्जर्स भी लड़ रहे हैं। अभी इनको क्या है, जो यूक्रेन के सोल्जर्स हैं उनको अगर रशियन गवर्नमेंट बंदी बना लेती है या फिर रशियन सोल्जर्स हैं उनको अगर यूक्रेनियन गवर्नमेंट बंदी बना लेती है तो वो हो जाते हैं प्रिजनर्स ऑफ वॉर। उनके साथ अगर टॉर्चर हो रहा है, इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रही है। यहाँ पर चिल्ड्रन जो है, सम मोर ऑब्वियस एग्जाम्पल, फोर्स कर रहे हैं आप बच्चों को कि वो आप यहाँ पर फाइट करो। तो ये चीज़, ये कुछ एग्जाम्पल इसके हमें देखने को मिलते हैं वॉर क्राइम के। क्राइटेरिया क्या है वॉर क्राइम का, तो क्राइटेरिया अगर आप देखोगे तो 3 प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। पहला है डिस्टिंक्शन, इलीगल टू टारगेट ऑब्जेक्टिव्स, जो यहाँ पर इंसिडेंटल लॉ जो है सिविलियन लाइफ का, मतलब जो सिविलियन लाइफ है वो अगर जा रही है, सिविलियंस को अगर इंजुरी हो रही है। देखिए वॉर में यही बोला है सिविलियंस को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन यूक्रेन में अगर आप देखो कई सारे सिविलियंस जो उनकी मौत हुई है, सिविलियन ऑब्जेक्टिव जो उसको अगर डैमेज हो रहा है ना, तो ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए। प्रोपोर्शनलिटी प्रोहिबिट करता है आर्मीज को कि वो अटैक जो है उसको मतलब बेसिकली क्या है
कि वो प्रोहिबिट करे एक्सेसिव वायलेंस के साथ। मतलब ठीक है आप अटैक कर रहे हो लेकिन वायलेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। अगर सोल्जर जो है वो मारे जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू कैन नॉट बॉम्ब एन एंटायर सिटी इन रिटेलिएशन, कि आपका अगर 2 सोल्जर मारे गए हैं तो आपने पूरी सिटी पर न्यूक्लियर बॉम्ब ही फोड़ दिया, वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। देन यहाँ पर आता है प्रिकॉशन, जो यहाँ पर प्रिकॉशन जो है वो लिए जाने चाहिए जिससे कि हार्म जो है वो कम से कम यहाँ पर हो, ज़्यादा डैमेज ना हो, जो सिविलियन पॉपुलेशन है उनको ज़्यादा डैमेज ना हो। ग्रे एरिया इन डेफिनेशन, रेड्स ऑन सर्टन सिटीज और विलेजेस, बॉम्बिंग रेसिडेंशियल बिल्डिंग, जैसे कि हमने देखा है कई सारे वीडियोस बाहर आए हैं कि रशिया जो है उसने रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो है उस पर भी हमला किया है ना। तो ये सिविलियंस जो है वो मारे जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो, किलिंग ऑफ ग्रुप ऑफ सिविलियन डज नॉट नेसेसरली अमाउंट टू वॉर क्राइम नॉट इफ देयर मिलिट्री नेसेसिटी इज जस्टिफाइड। मतलब अगर ऐसा कुछ हो रहा है और अगर वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है ना, तो फिर यहाँ पर हो सकता है कि वॉर क्राइम में ना आए। अगर सेम एक्ट कैन बिकम अ वॉर क्राइम इफ रिजल्ट्स ऑफ अननेसेसरी डिस्ट्रक्शन, मतलब अननेसेसरीली अगर ये जो भी आप कर रहे हो उसके पीछे अगर आपके पास जस्टिफिकेशन है तो वॉर क्राइम में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास जस्टिफिकेशन नहीं है, अननेसेसरीली अगर आप सिविलियंस को मार रहे हो, अगर आप बम्बार्डिंग कर रहे हो रेजिडेंशियल एरियाज में, तो वॉर क्राइम में गिना जाएगा। क्लियर है। अभी यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है, जो अभी हमने देखा ना कि ये यहाँ पर प्रूव करने वाला है, इनिशिएट करने वाला है। तो परमानेंट जुडिशियल बॉडी है जो क्रिएट की गई 1998 में रोम स्टैच्यू ऑफ आईसीसी। इसने फंक्शनिंग अपनी शुरू की है 1 जुलाई ऑफ 2002 से, और हेडक्वार्टर इसका हेग नेदरलैंड में देखने को मिलता है। मेंबर्स अगर हम देखते हैं तो 123 नेशन जो है स्टेट पार्टी टू रोम स्टैच्यू रिकॉग्नाइज आईसीसी अथॉरिटी, एंड यूएसए, चाइना, रशिया, इंडिया जो है वो आर नॉट अ मेंबर्स। ये इंपॉर्टेंट है। फोरम स्टैब्लिश किया गया एज अ कोर्ट ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, यहाँ पर जो भी ऑफेंस हो रहा है तो लास्ट रिसॉर्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है, भले वो जीनोसाइड हो, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो, ये सब के लिए। नेक्स्ट जेनेवा कन्वेंशन क्या है 1949 का। जेनेवा कन्वेंशन एडिशनल प्रोटोकॉल्स इंटरनेशनल ट्रीटी है। यहाँ पर इंडिया जो है वो पार्टी है जेनेवा कन्वेंशन का। थर्ड जेनेवा कन्वेंशन प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो है उसके लिए अप्लाई होता है। फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस, जिसमें ऑक्युपाइड टेरिटरी ये सब यहाँ पर होता है। फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन वाउंडेड सिख सोल्जर जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सेकेंड इसमें वाउंडेड सिख जो मिलिट्री पर्सनल है एट सी ड्यूरिंग वॉर, ये देखने को। तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई प्रिजनर्स ऑफ वॉर के बारे में या सिविलियंस की प्रोटेक्शन के मामले में कौन से जेनेवा कन्वेंशन भी देखने को मिलता है। तो ये भी चीज़ यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिए और विजिट कीजिए theMMAcademy.in। यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप जाओगे फाउंडेशन कोर्सेज में तो आपको कोर्सेज देखने को मिलेंगे। यहाँ पर न्यूज़पेपर एनालिसिस है, जहाँ पर उस डेट का अगर आप मतलब पिछला वाला देखना है आपको तो ढूंढने में तकलीफ होती है यूट्यूब पर, तो यहाँ पर जाकर आप जो भी डेट है वो डेट डालकर उस दिन का न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है वो देख सकते हो। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, मिलेंगे कल। शेयर ज़रूर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।